वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक एक्शन हॉरर टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पुलिस कंप्लेंट, जिसमें वरलक्ष्मी और नवीन चंद्रन लीडिंग रोल पर है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही देवराज नाम का एक बंदा आधी रात के समय अपनी गाड़ी के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है। तभी सडनली इस देवराज को एक औरत और एक छोटी बच्ची नजर आती है। मतलब वो दोनों एक आत्मा होती है। देवराज को नजर आकर दोबारा गायब भी हो जाती है। ये देवराज की तो फटने लगती है। वो देवराज फटाफट से किसी बंदे को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि अरे यार, सडनली मेरी गाड़ी के ऊपर कोई बच्ची आ गिरी, तुम फटाफट से महंकाली को फोन दो। दूसरी तरफ वो महंकाली किसी अघोरा की मदद से एक बहुत ही अजीब का रिचुअल करते रहता है। उस महंकाली के सामने एक लड़की की लाश होती है। शायद उस लड़की की बलि देने की प्रिपरेशन करते रहते हैं। महंकाली अपने उस बंदे से कहने लगता है कि मुझे पता है कि देवराज को दो आत्माएं तड़पा रही है। एक्चुअली ये महंकाली काफी दिनों से एक पूजा को करते रहता है, अमर होने की पूजा। इस रिचुअल में इंसानों की बलि भी देते रहता है। अब बस इसको कुछ और दिन पूजा करनी होगी, उसके बाद ये महंकाली अमर हो जाएगा। इसलिए ये महंकाली देवराज के बारे में सुनने के बावजूद भी अपनी जगह से नहीं हिलता। इस तरफ ये देवराज किसी फार्म हाउस पर आ जाता है छुपने के लिए, लेकिन उस देवराज को फॉलो करते हुए उस माँ बेटी की आत्माएं यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं। इस देवराज को डर न लगे, देवराज अपने उस बंदे से फोन में ही बातचीत करते रहता है। इसी दरमियान में वो माँ बेटी की आत्मा उस देवराज को फांसी लगाकर मार देते हैं। सुबह होने के बाद उसी फार्म हाउस के बाहर रश नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। ये रश भगवान से यही प्रार्थना करने लगता है, अरे भगवान, तुम्हारी लीला भी बहुत ही अजीब है। उस बंदे के पास सब कुछ था लेकिन वो बंदा मर गया। मुझे देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे भी थोड़ा दे दो ना। उसी वक्त कृष्ण नाम का एक बंदा इस रश के सामने प्रकट होता है। वो रश कृष्ण को देखकर ही समझने लगता है कि ये भगवान श्री कृष्ण है। वो कृष्ण रश को रूबिक क्यूब देते हुए कहने लगता है कि 12 दिनों तक मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही खेलते रहो, उसके बाद तुमको सब कुछ मिल जाएगा वत्स। थोड़ी देर के बाद वरलक्ष्मी नाम की एक इंस्पेक्टर इस क्राइम सीन पर आती है। क्राइम सीन को अच्छे से इंस्पेक्शन करके यही सोचने लगती है कि शायद इस बंदे को, मतलब देवराज को, किसी ने मारा होगा। ये इतनी ऊपर जाकर आत्महत्या तो नहीं कर सकता। यहाँ पर एक और बात ये है कि ये वरलक्ष्मी काम कम रील्स कुछ ज्यादा ही बनाती है। बस फेम हासिल करने के लिए ही ये काम करती रहती है। मरा हुआ बंदा कौन है ये तक इस वरलक्ष्मी को पता नहीं होता। ये देवराज सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बंदा होता है। अब उसी वक्त वो कृष्ण इस रश से कहा था कि तुम एक मिनिस्टर के बेटे को थप्पड़ मारो, तो थप्पड़ मारने पर पुलिस वाले इस रश को गिरफ्तार कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि होल मूवी में वो कृष्ण रश के जरिए से वरलक्ष्मी को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देते रहता है। वो कृष्ण रश के अलावा किसी को भी नजर ही नहीं आता। अब मीडिया वाले वरलक्ष्मी को घेर कर काफी सारे सवालात पूछते रहते हैं। अपना फेम बचाने के लिए वरलक्ष्मी सारा इल्जाम उस रश पर डाल देती है। मीडिया वालों से यही बात कहने लगती है कि फिलहाल हमारा सस्पेक्ट है ये रश। वो मीडिया वाले भी वरलक्ष्मी की बहुत तारीफ करने लगते हैं। वह चंद घंटों में आपने इस केस को सॉल्व कर लिया। इस तरफ उस महंकाली को उस देवराज की मौत की खबर मिलती है, तब भी ये अपनी जगह से नहीं हिलता। इसी महंकाली की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि वो देवराज इसका भाई है और वो दूसरा बंदा भी इसका भाई। इस तरफ जब वरलक्ष्मी और उसके टीम मेंबर्स वापस पुलिस स्टेशन पर जा रहे होते हैं तो तभी सडनली एक छोटी बच्ची इनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। वो सब कुछ जंगल का इलाका होता है। वरलक्ष्मी इस बच्ची को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाती है। वो बच्ची पहले कहने लगती है कि मैडम, आप तो रील्स वरलक्ष्मी हो ना, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन मैडम एक छोटी सी कंप्लेंट लिखवानी है मुझे। वरलक्ष्मी कहने लगती है, अरे बेटा, तुम क्या कंप्लेंट लिखवाओगी, चलो पुलिस स्टेशन पर जाकर हम बात करते हैं। यह वरलक्ष्मी दोबारा फेम पाने के लिए सारे मीडिया वालों को अपने पुलिस स्टेशन पर बुलाती है, इस बच्ची के केस को उनकी आंखों के सामने सॉल्व करने के लिए। वरलक्ष्मी इस बच्ची से पूछने लगती है कि अब बोलो बेटा, तुम्हारी कंप्लेंट क्या है। वो बच्ची कहने लगती है कि आंटी, मुझे मेरे डैडी चाहिए, मेरे डैडी यहीं पर है। इस तरह से इसी पुलिस स्टेशन के बाहर एक चाय वाला बंदा होता है, उस पर उंगली दिखाने लगती है कि वो मेरे डैडी है। वरलक्ष्मी उस चाय वाले को पुलिस स्टेशन पर बुलाकर पूछने लगती है, क्यों तुम इस मासूम बच्ची को धोखा देने लगे। उस चाय वाले की बीवी इस चाय वाले पर शक करने लगती है, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली, ये किसकी बच्ची है। चाय वाला कहने लगता है, अरे मैडम, मैं बाप नहीं बन सकता, राम सर ने सर्टिफिकेट भी दिया। वरलक्ष्मी कहने लगती है कि राम ने सर्टिफिकेट दिया जिसका मतलब भगवान ने सर्टिफिकेट दिया। अरे बेटा, हमें कंफ्यूज मत करो, अच्छे से सोच के बताओ तुम्हारी डैडी कहाँ पर है। उसी वक्त वहाँ के मीडिया वाले वरलक्ष्मी को लान तान करके वहाँ से चले जाते हैं कि इस बच्ची के चक्कर में खामखा हमारा टाइम बर्बाद कर दिया। दूसरे सीन में उस वरलक्ष्मी के हस्बैंड राम को दिखाया जाता है जो एक डॉक्टर होता है। फिलहाल एक लड़की इस राम के पास आती है। शॉकिंग बात यह है कि जो भी लड़की इस हॉस्पिटल पर आकर अपना अबॉर्शन करवाती है तो राम ऐसी लड़कियों को ब्लैकमेल करके
इनका इस्तेमाल करते रहता है। रात होने के बाद जब वरलक्ष्मी वापस अपने घर पर जाने वाली होती है तो तभी वो रश वरलक्ष्मी को रोकने लगता है कि मैडम मैडम आप अभी घर पर मत जाइए, 5 मिनट रुक कर जाइए। थोड़ी देर के बाद एक घटना पेश आने वाली है। एक्चुअली उस कृष्ण ने ही इस रश से ये कहा होता है कि थोड़ी देर के बाद इस पुलिस स्टेशन के बाहर एक घटना पेश आने वाली है, एक बंदे की मौत होने वाली है। सो इसीलिए रश यही बात वरलक्ष्मी को बताने लगता है। वरलक्ष्मी पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता। वो रश कहने लगता है कि मैडम मेरी जुबान काली है, मैं जो भी कहूँगा सच हो जाता है। अगर आप घर जाओगी तो दोबारा वापस आना ही होगा, इसीलिए आप थोड़ी देर रुक जाइए। अब इसी दरमियान में उस पुलिस स्टेशन के बाहर जो चाय वाला बंदा होता है ना, जब वो बंदा अपने घर पर जा रहा होता है तो इसका जबरदस्त तरीके से एक्शन हो जाता है। उसी वक्त इस बंदे की मौत हो जाती है। शॉकिंगली इस बंदे को मारने वाले भी वही माँ बेटी की आत्मा होती है। वरलक्ष्मी फटाफट से वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगती है। फुटेज को देखकर इसको यही बात समझ में आती है कि गैस सिलेंडर फटने की वजह से उस चाय वाले की मौत हो गई। इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट। थोड़ी देर के बाद वो छोटी बच्ची उस क्रिश के साथ खेलती रहती है, जिसका मतलब ये क्रिश और कोई नहीं इसी बच्ची का बाप होता है। इनको देखकर ऐसा ही लगता है कि ये सारी फैमिली वाले मर चुके हैं, मतलब वो बच्ची उसके पेरेंट्स। सुबह होने के बाद वो बच्ची दोबारा वरलक्ष्मी के पुलिस स्टेशन पर आकर वरलक्ष्मी से यही बात कहने लगती है कि आंटी मुझे मेरे डैडी चाहिए। वरलक्ष्मी पूछने लगती है कि कल तुमने उस चाय वाले को अपना डैडी बताया, अब कौन है तुम्हारा डैडी। बच्ची कहने लगती है अरे मैडम वो बंदा मेरा डैडी नहीं था। इस तरह से एक मैगजीन की फोटो में एक बंदे की फोटो दिखाकर कहने लगती है ये है मेरे डैडी। वरश उस बंदे की फोटो देखकर उसके सारे डिटेल्स वरलक्ष्मी को बताने लगता है। वरलक्ष्मी अपनी टीम के साथ उस बंदे के पास जाती है। उस बंदे का नाम होता है अनिल। वो अनिल तो शॉक में रह जाता है, अरे मैडम ये बच्ची मेरी बेटी नहीं है, अरे मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई, और वैसे भी मैं लीसा नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, उसके साथ शादी भी करने वाला हूँ, बच्चे होंगे तो उसके साथ होंगे, ये बच्ची कौन है मुझे नहीं पता। वो अनिल एक पॉलिटिशियन का बेटा होता है। उसका फादर वरलक्ष्मी के पास आकर बहुत डांटने लगता है कि एक छोटी बच्ची की बात को मानकर तुम मेरे बेटे पर ही इल्जाम लगाने लगी। वरलक्ष्मी इस बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है समझकर अपने हस्बैंड के ही हॉस्पिटल पर भेज देती है। उसी रात वो बंदा अनिल अपनी जीएफ लीसा के फ्लैट के पास आता है, वही थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए। लीसा अंदर आने के बाद जब वो अनिल अपनी गाड़ी की पार्किंग करने वाला होता है तो इसके साथ भी कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं। इसी प्रोसेस में एक चैन के जरिए से इस बंदे को भी फांसी लगकर ये बंदा मर जाता है। सुबह होने के बाद वो वरलक्ष्मी फटाफट से उस क्राइम सीन के पास पहुंचती है। अब तक 3 लोगों की मौत हुई होती है, देवराज, चाय वाला और ये बंदा अनिल, और इन तीनों की मौतों में चैन कॉमन होती है। उसी तरह वरलक्ष्मी ये भी नोटिस करती है कि जब जब वो बच्ची किसी बंदे को पापा कहकर बुलाती है वो बंदा मर रहा है। वरलक्ष्मी अपने कांस्टेबल से कहने लगती है कि फटाफट से उस बच्ची को लेकर आओ, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि हॉस्पिटल में वो बच्ची मौजूद नहीं होती। उसी वक्त वो बच्ची दोबारा वरलक्ष्मी के पुलिस स्टेशन पर आती है। वरलक्ष्मी तो शॉक में रह जाती है कि उतनी दूर से ये बच्ची अकेली पुलिस स्टेशन पर आ गई। पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर थी। वो बच्ची कहने लगती है अरे मैडम मैं कहाँ पर थी, हॉस्पिटल में ही थी, मेरे पापा की याद आई तो मैं आपके पास आ गई कंप्लेंट देने के लिए, मुझे मेरे पापा चाहिए आंटी प्लीज। वरलक्ष्मी पूछने लगती है कि कल रात तुमने उस अनिल को अपना पापा बताया था। बच्ची कहने लगती है कि अरे वो मेरे पापा नहीं है आंटी। टीवी पर एक न्यूज चलती रहती है, उस न्यूज में एक बंदे को देखकर ये बच्ची यही कहने लगती है आंटी वो रहे मेरे डैडी, वो रहे मेरे डैडी। शॉकिंगली वो बंदा होम मिनिस्टर का बेटा होता है। उस होम मिनिस्टर की बेटे की फिलहाल शादी हो रही होती है। सो वरलक्ष्मी वहाँ पर जाकर बहुत हंगामा करने लगती है। उस बच्ची की बातों को सच समझकर एक लड़की को धोखा देकर उसके साथ बच्चा करके अब तुम दूसरी शादी करने चले। वो होम मिनिस्टर का बेटा राकेश कहने लगता है मैं रिसेंटली अमेरिका से इंडिया वापस आया, ऐसे में मेरी बच्ची कहाँ से आएगी। वरलक्ष्मी इनडायरेक्टली उन लोगों को समझाने की कोशिश करती रहती है कि तुम लोग मान लो कि ये बच्ची तुम्हारी ही है वरना तुम लोग नहीं रहोगे, लेकिन वो होम मिनिस्टर उसका बेटा वरलक्ष्मी से ही झगड़ा करने लगते हैं। उसी जगह पर वरलक्ष्मी का हायर ऑफिसर भी होता है। इसकी हरकतें देखकर इसको सस्पेंड करने लगता है। वरलक्ष्मी वहाँ से बाहर आकर अपने टीम मेंबर से कहने लगती है कि रात होने तक हम लोग कहीं पर भी नहीं जाएंगे, स्पेशली ये बच्ची एक सर्किल में ही रहेगी। इस तरह से रात होने तक वो सारे लोग वहीं पर रहते हैं। वो सारी हत्याएं रात के 12 बजे ही हुई होती है। रात का समय होने की वजह से वहाँ के कांस्टेबल्स धीरे धीरे सोने लगते हैं। वो होम मिनिस्टर का बेटा राकेश छत पर आकर अपने होने वाली बीवी से फोन में बातचीत करते रहता है। तभी वो छोटी बच्ची इस राकेश के सामने प्रकट होकर इसको भी चैन से मार देती है। दूसरी तरफ उस महाकाली को बाहर क्या चल रहा होता है
उस सब की जानकारी होती है। वो होम मिनिस्टर इस महाकाली का फ्रेंड ही होता है। बाहर इतना सब कुछ हो रहा होता है, इसके बावजूद भी ये महाकाली अपनी जगह से नहीं हिलता। इस तरफ उस राकेश के माँ बाप राकेश की लाश को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। वो होम मिनिस्टर वरलक्ष्मी को सॉरी बोलने लगता है कि तुमने हमको बार बार बताने की कोशिश की, आगाह करने की कोशिश की, लेकिन हमने ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। इस तरह से वरलक्ष्मी की जॉब दोबारा मिल जाती है और उसी तरह वरलक्ष्मी उस रश को भी छोड़ देती है। वरलक्ष्मी डिसाइड कर लेती है कि अब ये सिंसियर तरीके से इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करेगी। वरलक्ष्मी जो भी हुआ वो सारी बातें अपने हस्बैंड राम को बताने लगती है। अब राम तो एक डॉक्टर होता है, वरलक्ष्मी को हल्के से डांटने लगता है कि तुमने कैसे मान लिया कि 5 साल की बच्ची हत्या कर सकती है। अब तक जो भी हुआ वो सब कुछ कोइंसिडेंस है। वरलक्ष्मी और उसकी फैमिली वाले एक मंदिर पर जाते हैं। उसी मंदिर के पास वरलक्ष्मी को वो रश नजर आता है। थोड़ी देर के बाद उस रश को क्रिश और वो बच्ची नजर आती है। रश समझ जाता है कि ये दोनों यहाँ पर घूम रहे हैं, जिसका मतलब दोबारा कोई टपकने वाला है। वो बच्ची उस रश को मैगजीन में एक बंदे की फोटो दिखाने लगती है कि मेरे अगले डैडी वो है। रश यही बात वरलक्ष्मी को बताने लगता है कि मैडम उस बच्ची ने एक और बंदे को अपना डैडी कहा। एक्चुअली उस मैगजीन के कवर पेज पर 2 बंदों की फोटो होती है। वो दोनों डांस मास्टर्स होते हैं। उन दोनों में से एक बंदा हैदराबाद में होता है और दूसरा बंदा केरला में। पहले वरलक्ष्मी अपनी टीम को लेकर फटाफट से केरला पर जाने लगती है। दूसरी तरफ वो क्रिश और वो बच्ची केरला पर आकर उस सत्या के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। ये दोनों तो आत्मा होते हैं ना, हवा में उड़कर आ चुके होते हैं। वो डांस मास्टर सत्या भी एक प्ले बॉय टाइप का होता है। लड़कियों को मूवी में चांस देने का वादा करके उनके साथ एंजॉय करते रहता है। उसी वक्त वो महाकाली उस सत्या को फोन करके उसको वार्न करने लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। जब वो क्रिश सत्या को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके आदमी इससे फाइट करने लगते हैं। जबरदस्त फाइट चलने के बाद उन तीनों की आत्मा इस सत्या को चैन से मार देते हैं। जब तक वरलक्ष्मी सत्या के बारे में जानकर यहाँ तक पहुँचती तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। वरलक्ष्मी जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उसको ये बात पता चलती है कि अब तक जो लोग मरे वो सारे लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, सिवाय उस चाय वाले के। मतलब वो चाय वाला उनका दोस्त नहीं था, लेकिन उनके कुछ काम किया करता था। उस राकेश के पेरेंट्स वरलक्ष्मी को एक फोटो देने लगते हैं। उस फोटो में वो सारे लोग होते हैं सेल्फी लेते हुए। इन सारे लोगों में से एक बंदे का चेहरा ढंग से नजर नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ जब उस महाकाली का दूसरा भाई कहीं पर जा रहा होता है तो तभी इसको वो कृष्ण नजर आता है। उसी वक्त वो महाकाली अपने भाई को कॉल करके कहने लगता है तुम्हारे नजरों के सामने जो बंदा खड़ा है वही सबकी जड़ है, मार दो उसे। सो वो लोग इस कृष को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो कृष और उसकी बेटी एक होकर उन गुंडों को बहुत मारने पीटने लगते हैं। डर के मारे वो बंदा और उसके आदमी वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस तरफ वरलक्ष्मी के पास एक ग्रुप फोटो होती है ना, उस फोटो को टेबल के पास रखती है। तभी वरलक्ष्मी की बेटी उस फोटो को अपने हाथ में लेकर अपने फादर के वॉच को पहचानने लगती है। ये चीज जानने के बाद वरलक्ष्मी की तो होश उड़ जाते हैं। इन लोगों के साथ मिलकर राम क्या कर रहा है? क्या राम इन लोगों को ऑलरेडी जानता है? दूसरी तरफ कृष और उसकी बेटी के पास भी एक ऐसी ग्रुप फोटो होती है और इनका नेक्स्ट टारगेट होता है राम। लेकिन ये लोग पहले वरलक्ष्मी को मारने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनके नजरिए में वरलक्ष्मी भी एक गुनहगार है। यही पर सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। मतलब इस कृष की, इस बच्चे की कहानी को दिखाया जाता है। एक्चुअली ये कृष अपने ही पड़ोस में रहने वाली सारा नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा और वो सारा एक मुस्लिम लड़की होती है। सारा भी इससे प्यार कर रही होती है। एक दिन इन दोनों के बारे में इनके घर वालों को पता चलने पर उनके घर वाले इन दोनों को बहुत डांटने लगे। इनके फैमिली वाले इनकी शादी के लिए ना मानने की वजह से ये दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं। ये क्या 2 साल गुजरने के बाद सारा प्रेग्नेंट होती है। शॉकिंगली सारा जिस हॉस्पिटल पर चेकिंग के लिए आई होती है उसी हॉस्पिटल में वो राम भी होता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि राम और सारा एक ही कॉलेज में पढ़ाई की थी। कॉलेज के टाइम पर एक दिन राम गलती से सारा से टकरा गया तो उस टाइम सारा ने राम को एक थप्पड़ भी मारा था। तो राम वही चीज सारा को याद दिलाते हुए कहने लगता है कि उस टाइम तो तुमने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन आज देखो मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं तुमको टच कर सकता हूँ, तुम्हारी हार्ट बीट भी चेक कर सकता हूँ, तुम क्या करोगी? वो राम ऑलरेडी उस महाकाली को जानता होता है। महाकाली के काफी सारे काले धंधे होते हैं, उनमें से
ड्रग्स का भी एक बिजनेस होता है, तो अपने ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए राम का सहारा लेने लगता है। मतलब हॉस्पिटल के जरिए से दूसरी जगहों पर ट्रांसपोर्ट करते रहता है। इस काम को करने के लिए राम को अच्छा खासा कमीशन भी मिलते रहता है। दूसरी तरफ वो क्रिश अपने कुछ काम से ऑस्ट्रेलिया जा चुका होता है। घर में वो सारा अकेली ही होती है। सारा की बहन अभी भी सारा से बातचीत करती रहती है। एक रात सारा को पेट में बहुत ही दर्द होने लगता है। अपने माँ बाप को कॉल करने लगती है, क्रिश के माँ बाप को कॉल करने लगती है, लेकिन कोई भी सारा की मदद ही नहीं करता। वो सारा अपनी बाइक लेकर अकेले ही हॉस्पिटल पर जाने लगती है। थोड़ी दूर आने के बाद इसकी बाइक खराब हो जाती है। लिफ्ट मांगने के लिए वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता, सुनसान एरिया होता है। और उसी रास्ते से महाकाली के आदमी गुजरते रहते हैं और वो लोग ऑलरेडी काफी सारा ड्रग्स ले चुके होते हैं, नया वाला ड्रग्स। सारा इन लोगों से मदद मांगने लगती है, लेकिन वो लोग अकेली लड़की को देखकर इसके साथ एंजॉय करने का सोचते हैं। सारा प्रेग्नेंट है, ये लोग ये भी नहीं देखते। एक के बाद एक सारा का बलात्कार करने लगते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो महाकाली एक अघोरी को अपने घर पर बुलाकर ये अमर होने के बारे में पूछने लगता है। तो वो अघोरी महाकाली को कुछ रिचुअल्स बताने लगता है कि 5 साल तक तुमको एक रिचुअल करना होगा, लड़कियों की बलि देनी होगी। दूसरी तरफ वो सारा एक बच्ची को जन्म देती है। जब वो लोग सारा को मारने के लिए आ रहे होते हैं तो सारा अपनी बच्ची को साइड में फेंक देती है। सारा को जलाकर मार देते हैं। दूसरे दिन सारा की बहन वरलक्ष्मी के पास आकर अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने लगती है। जहाँ पर सारा की लाश को जलाया होता है, वरलक्ष्मी वहाँ पर आकर उस राख को फॉरेंसिक लैब पर भेजती है। महाकाली के वो आदमी राम के पास आकर इन लोगों ने जो कांड किया वो राम को बताकर फॉरेंसिक रिपोर्ट को बदलने के लिए कहते हैं। पहले तो राम इनकी मदद करने से मना करने लगता है, लेकिन महाकाली के आदमी राम को हल्के से धमकाने लगते हैं। सो राम अपनी बीवी वरलक्ष्मी को कॉल करके ये बात बताने लगता है कि जो राख तुमने भेजा वो एक एनिमल का है, इंसान का नहीं। वरलक्ष्मी भी अपने हस्बैंड की बातों पर यकीन करके इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उसके बाद जब वो क्रिश वापस इंडिया पर आता है तो सारा की बहन क्रिश को जो हुआ वो बताने लगती है। क्रिश को उस जगह पर सारा का एक लॉकेट नजर आता है। ये देखकर क्रिश समझ जाता है कि ये जो राख है वो सारा की ही है। सारा की हड्डियों को पकड़कर बहुत फूट फूट के रोने लगता है। उसी वक्त महाकाली का एक बंदा क्रिश के पास आकर इस पर हमला करने लगता है। सर पर जबरदस्त चोट लगने की वजह से वो क्रिश कोमा में चला जाता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि सारा की बहन सारा की बेटी को गोद ले चुकी होती है। ऐसे ही 5 साल गुजरने के बाद वो बाप बेटी मर जाते हैं। प्रेजेंट डे पर वो क्रिश वरलक्ष्मी को कॉल करके यही बात कहने लगता है कि मेरी बेटी का नेक्स्ट टारगेट है आपने ही मेरी सारा की झूठी रिपोर्ट तैयार की। उसी रात वो बच्ची राम को मारने से पहले वरलक्ष्मी खुद राम को जहर देकर मार देती है। उसी दिन इन दोनों का मैरिज एनिवर्सरी होता है। वरलक्ष्मी को राम के कारनामों के बारे में भी पता लग चुका होता है। उसी वक्त वो महाकाली वरलक्ष्मी को कॉल करके कहने लगता है कि कल मेरी आखिरी पूजा है और मेरी जान को खतरा है और मेरी जान तुम्हें ही बचाओगी, मुझे सिक्योरिटी चाहिए वरलक्ष्मी। सो दूसरे दिन वरलक्ष्मी उसी तरह से उस महाकाली के पास जाती है। एक्चुअली महाकाली का एक और प्लान भी होता है कि इस पूजा के बाद ये वरलक्ष्मी को मार देगा, लेकिन वरलक्ष्मी वर्दी में रहने वाले गुंडों को पहचान कर उनसे फाइट करने लगती है। क्रिश और उसकी बच्ची उस महाकाली के पास जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अंदर जा नहीं पाते, जिसकी वजह से क्रिश सारा की हड्डियों से एक वेपन बनाकर वरलक्ष्मी को देता है। वरलक्ष्मी उसी वेपन से उस महाकाली को मार देती है। अपना बदला पूरा होने की वजह से वो 3 आत्माएं इस दुनिया से चली जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।